आओ समझने का प्रयास करते हैं कि ये राष्ट्र राष्ट्र है या नहीं है। देखो, किसी राष्ट्र के राष्ट्र होने के लिए उसके 4 मूल घटकों का होना जरूरी है। 4 घटक जहां होते हैं वह राष्ट्र होता है, और इन 4 घटकों में से एक भी कम हो तो राष्ट्र नहीं होता है। और ये जो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं, ये परिभाषा सार्वभौमिक सार्वकालिक परिभाषा है। आजकल जो यूनिवर्सिटीज में सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है, उस सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस में भी यही परिभाषा पढ़ाई जाती है। शब्द दूसरे हो सकते हैं। ये परिभाषा मेरी नहीं है, आचार्य चाणक्य की है, उनके अर्थशास्त्र की परिभाषा है। लेकिन ये उनके अर्थशास्त्र की भी परिभाषा नहीं है, ये उससे परे ऋषियों मुनियों की परिभाषा है। ऋषि मुनियों ने इसे स्पष्ट तौर पर कहा है, और ये ऋषि मुनियों से भी परे ऊहा की परिभाषा है। यदि तर्क की ऊहा की कसौटी पर इसे कस के देखोगे तो यही एक परिभाषा है जिसके आधार पर हम निश्चय कर सकते हैं कि कौन राष्ट्र हो सकता है और कौन राष्ट्र नहीं हो सकता। राष्ट्र के 4 घटक होते हैं। पहला घटक है भूमि। पहला घटक क्या है? भूमि यानी जमीन। इसी जमीन को संस्कृत भाषा में देश कहते हैं। संस्कृत भाषा में जमीन को, भूमि को, स्थान को क्या कहते हैं? देश। देश छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। देश बहुत छोटा हो सकता है। उपासना में ऋषि दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना प्रकरण में लिखते हैं, शरीर के किसी एक देश में मन को टिकाकर। इसका मतलब है देश तो शरीर के भीतर भी हो सकता है। इसका मतलब है देश का मतलब है स्थान, जगह। वो पिन पॉइंट भी हो सकती है और वो बहुत विशाल भी हो सकती है। पूरी धरती को भी हम देश कह सकते हैं और एक बिंदु को भी हम देश कह सकते हैं। तो किसी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है क्या? बोलो। भूमि यानी जमीन, जमीन यानी देश। बिना देश के, बिना जमीन के, बिना भूगोल के राष्ट्र नहीं हो सकता, यह पहली शर्त है। यहूदियों के पास दुनिया भर में कोई जमीन नहीं थी, उनके पास कोई राष्ट्र नहीं था। फिर उन्होंने अपनी आर्थिक ताकत को इकट्ठा किया, सामाजिक ताकत को इकट्ठा किया और उसके बल पर अपना क्षात्र बल मजबूत किया, और एक दिन पूरी अमेरिका की इकोनॉमी को उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर लिया। उन्होंने व्यापारियों का एक इतना बड़ा समूह बनाया, इतने बड़े व्यापार खड़े किए। अमेरिका में आज जो सबसे बड़े व्यापार हैं वो किनके हैं? यहूदियों के हैं। ये फेसबुक किनका है? यहूदियों का है। ये व्हाट्सएप किनका है? यहूदियों का है। दुनिया में सॉफ्टवेयर पर, हार्डवेयर पर सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग यहूदी हैं। दुनिया में इंटेलिजेंस पर जितना काम हुआ है वो यहूदियों ने किया है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे ज्यादा काम करने वाले यहूदी लोग हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सैटेलाइट इसी देश के, इसी बिरादरी के साइंटिस्टों के द्वारा छोड़ा गया है। इन लोगों ने व्यापार पर बहुत बड़ा काम किया है, और उसका परिणाम यह निकला कि ये सारे इकट्ठे होकर अमेरिका में पहुंच गए। वहां जाकर इन्होंने एक व्यापारिक संगठन बनाया, जैसे हमारे यहां बना लेते ना समाजवादी व्यापार संघ। हमारे यहां तो पॉलिटिकल बनाते हैं, उन्होंने पॉलिटिकल नहीं बनाया। उन्होंने एक व्यापारी संगठन बनाया और उसका नाम रखा इल्यूमिनाती। और इस संगठन के आधार पर उन्होंने अमेरिका पर दबाव बनाया। दबाव बनाकर अपनी जगह जहां इनकी सबसे ज्यादा आबादी थी वहां जमीनें खरीदी, और सामरिक ताकत के आधार पर अमेरिका की सहायता से यूएनओ में दावा ठोक दिया और यरूशलेम और उसके आसपास की जमीन पर कब्जा करके वहां अपना एक देश स्थापित कर दिया, अपना एक राष्ट्र स्थापित कर दिया। आज दुनिया यहूदियों के देश को किस नाम से जानती है? इजराइल। जब तक जमीन नहीं थी यहूदियों का दुनिया में कोई राष्ट्र नहीं था। तो राष्ट्र होने की पहली शर्त है कि भूमि होनी चाहिए। भूमि नहीं तो राष्ट्र नहीं। दूसरी चीज, भूमि हो लेकिन भूमि पर लोग रहते हो। लोग ना रहे तो राष्ट्र कैसे बनेगा? राष्ट्र तो प्रजा के लिए ही बनाया जाता है। अब प्रजा ही ना हो तो राष्ट्र कैसे बनेगा? हालांकि प्रजा शब्द जो है वो थोड़ा विलक्षण है। यहां मैं लोगों की बात कर रहा हूं। केवल लोगों से भी राष्ट्र बन सकता है। प्रजा एक विलक्षण स्थिति है, प्रजा एक विलक्षण संज्ञा है। उसकी बात फिर कभी करेंगे। अभी तो इतना समझो, प्रजा मैं लोगों के लिए कह रहा हूं। लोग नहीं होंगे तो राष्ट्र नहीं। जैसे मंगल ग्रह, बुध ग्रह, चंद्रमा, वहां जमीन तो बहुत पड़ी है लेकिन वहां लोग नहीं रहते, इसलिए वहां कोई राष्ट्र नहीं है। जहां भूमि हो और भूमि पर रहने वाले लोग हो, ये 2 घटक राष्ट्र के प्राथमिक घटक हैं। तीसरा घटक है, ये जो लोग इस भूमि पर रहते हैं, इन लोगों का इस भूमि पे मालिकाना हक भी होना चाहिए। अगर मालिकाना हक किसी और का होगा, लोग कोई और हैं, भूमि पर उनका हक नहीं है, तो ये फिर गुलाम जगह है, किसी और की गुलामी में जी रही है। जैसे आज भी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जमीन बहुत सारी है, छोटी मोटी जमीन नहीं है, इतनी बड़ी जमीन है। आप आश्चर्य करोगे कि ऑस्ट्रेलिया के एक शहर पर्थ से लेके मेलबर्न तक टाइम में ही 2.5 घंटे का अंतर आ जाता है।
टाइम में 2.5 घंटे का अंतर आ जाता है। मेलबर्न में जो टाइम है और पर्थ में जो टाइम है उसमें 2.5 घंटे का अंतर है। इतना बड़ा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, बहुत बड़ा। लेकिन आपको पता है वो किसका गुलाम है आज भी? किसका? इंग्लैंड का, यूके का गुलाम है आज भी। लोग तो वहां के हैं, कुछ मूल लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के, वहां रहते हैं, जमीन खूब है उनके पास, लेकिन उस जमीन पे उन लोगों का मालिकाना हक नहीं है। मालिकाना हक किसका है? यूके का है। पिछले दिनों जनमत संग्रह कराया गया था। अब इंग्लैंड बहुत चालू है। इंग्लैंड ने क्या किया, अपनी आबादी को ले जाकर ऑस्ट्रेलिया में उन्हें बहुसंख्यक बना दिया, और उस बहुसंख्यक होने का परिणाम यह निकला कि जब जनमत संग्रह कराया गया तो जनमत संग्रह में क्योंकि वहां इंग्लैंड के लोग रह रहे थे, उन्होंने किसका झंडा स्वीकार किया? ऑस्ट्रेलिया का कि यूके का? उन्होंने यूके का झंडा स्वीकार किया, और वहां रानी का ही शासन चलता है। और इसका उदाहरण हमारा अपना देश भी है। आज से 100 साल पहले हमारे पास जमीन थी, लोग थे, लेकिन जमीन पे मालिकाना हक किनका था? अरे बोलो, किनका था? अंग्रेज नहीं, ईसाई। बोलो, ईसाई। किनका राज था? डर लगता है ईसाई बोलने से, सोनिया गांधी मारेगी। तो बोला करो फिर। ईसाइयों का शासन था। किनका? अंग्रेज कौन होते हैं? ईसाई होते ना। अंग्रेज तो सफेद आदमी को कहते हैं, वो तो अरबी भी होता है, अरबी अंग्रेज थोड़े होता है। ईसाई, ईसाइयों का शासन भारत पर था। केवल ईसाइयों का था कि मुसलमानों का भी था? बोलो। अब देखो, अब तो एकदम डर गई है भीतर तक, हाय रे मारेंगे। काहे डर रहे हो? कैमरा तो मेरी साइड है। फंसूंगा तो मैं तो खुल के भी बोल रहा हूं। वो तो मैं नाम नहीं ले रहा, उनके अब्बू का आचार्य जी ने कल डांट दिया था इसलिए, नहीं तो नाम भी ले देता मैं, यूं भी नहीं डरता। लेकिन सुनो तो, हैदराबाद की रियासत किन की थी? ईसाइयों की कि मुसलमानों की? फिर जूनागढ़ की रियासत किन की थी? मुसलमानों की। ये जम्मू कश्मीर में राजा हिंदू होने के बावजूद भी दबाव किनका था? मुसलमानों का। आज जिसे बांग्लादेश कहते हैं, उस पूर्वी बंगाल में शासन किनका था? शहीद हुसैन सोहरावर्दी कौन था? मुसलमान था। तो इस देश के मुश्किल से 50% से भी कुछ कम हिस्से पर ईसाइयों का शासन था, लगभग 30-35% हिस्से पर मुसलमानों का शासन था, और कुछ जगह ऐसी थी जहां क्षत्रिय बिरादरियां, वो अहीर हो, यादव हो, जाट हो, गुजर हो, राजपूत हो, चमार हो, ब्राह्मण हो, वो लड़ते रहे। उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। उनकी तलवार कभी ठंडी नहीं रही। वो एक मरा तो दूसरा खड़ा हुआ, दूसरा मरा तीसरा खड़ा हुआ, वो लड़ते रहे। उन्होंने अपनी लड़ाइयां बंद नहीं की, वो लड़ते रहे। हाँ, वो उतना बड़ा उपक्रम नहीं कर पाए क्योंकि आपस में उस तरह से संगठित करने वाला कोई रहा नहीं। जो संगठित करने वाला आया उसे जहर देकर मार दिया। जो भी संगठित करने वाला है उसे जहर दिया, भाई दूध में मिलाओ, सखिया पिलाओ, मारो इसे। ये नालायक हमें संगठित करने चला है। हम हिंदू जाति हैं, अपन संगठित नहीं होते हैं, तो हम संगठित होने वाले हैं नहीं। तो बात ये हुई कि पूरा का पूरा ऐसा देश था जिस देश में लोग रहते थे, जमीन हमारी थी, लेकिन मालिकाना हक मुसलमानों और ईसाइयों का था। तो भी भारत राष्ट्र नहीं था, तब यह भारत उपनिवेश था। क्या था ये बोलो? उपनिवेश। क्योंकि अंग्रेजों का शासन ज्यादा बड़ा था, इसलिए कहते थे ब्रिटिशर्स कॉलोनी, यानी अंग्रेजों का उपनिवेश था तो मुसलमानों का भी। लेकिन अंग्रेजों का इसलिए कहते थे क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता ज्यादा भूभाग पर थी। ठीक। इसका मतलब 3 घटक जरूरी। पहला घटक है जमीन, दूसरा घटक जमीन पर रहने वाले लोग, और तीसरा घटक है इन लोगों का इस जमीन पे मालिकाना हक। इससे मिलकर बनता है किसी राष्ट्र की देह, किसी राष्ट्र का शरीर। लेकिन ये देह ये प्राणहीन है जब तक इसमें आत्मा न हो, चेतना न हो। चेतना इस देह को अनुप्राणित करती है, इसे जीवित करती है। 3 घटक पहले, भूमि, भूमि पे रहने वाले लोग, और उस पे उन लोगों का मालिकाना हक। ये देह है, अनुप्राणित जब होगी, जब इसमें चेतना आएगी। और किसी राष्ट्र को अनुप्राणित करती है उसकी चेतना, उसकी संस्कृति। कौन अनुप्राणित करती है? संस्कृति। संस्कृति नहीं होगी तो राष्ट्र राष्ट्र नहीं होगा। सभा की अनुकूलता से वस्त्र पहनना, सभा की अनुकूलता से भाषा का प्रयोग करना, सभा की अनुकूलता का शिष्टाचार प्रस्तुत करना, सभा की अनुकूलता का आचरण प्रस्तुत करना, इसी का नाम सभ्यता है। इसका नाम क्या है बोलो? सभ्यता। अच्छा ये बताओ, हमारा पहनावा क्या है? पैंट कमीज है कि धोती कुर्ता? अब एक आदमी जिद करे ना, मैं तो अंतरिक्ष में धोती कुर्ता पहन के जाऊंगा, जाएगा? नहीं जा सकता। वो हेलमेट पहनना पड़ता कांच का, वो अजीब सा रोबोट सा बन जाता है, वो कपड़े पहनने पड़ते हैं। भाई जा ही नहीं। ये तो खैर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कहीं ऐसी चीज हो जाए जहां सभा अलग है। अब जैसे मान लो ये सब माताएं साड़ी में बैठी हैं, है ना,
तो यहां एक कोई अजीब किस्म की कपड़े पहन के दिल्ली वाली कोई आ जाए, अजीबो गरीब कपड़े पहन के, तो बोलो तुम्हें अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? और गांव में तुम ही नहीं कुत्ते भी भौंकेंगे, कहेंगे ये क्या आ गया भाई, उन्हें अजीब लगेगा। सभ्यता ऐसी जरूरी चीज होती है। अच्छा, हमारी माता बहन वहां दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी में इतना लंबा घूंघट निकाल के जाए तो वो कहेंगे भाई यार पता नहीं कौन से पिछड़े जमाने से आ गई, कहेंगे कि नहीं कहें? सभासु सभ्य, जैसी सभा हो उसकी अनुकूलता से, जैसा देश, इसी का नाम क्या है? सभ्यता है। संस्कृति अलग चीज है। संस्कृति किसे कहते हैं? देखो, संस्कृति धर्म आचरण आदि का नाम है, व्यवहार आदि का नाम है। कौन सा धर्म आचरण और व्यवहार? वो जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वभौमिक हो, सार्वकालिक हो, जिसमें परिवर्तन ना हो सकता हो, उसे संस्कृति कहते हैं। शाश्वत, नित्य, जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है। अब तुम्हें समाज का निर्माण करना है, तो समाज का निर्माण करने के लिए मनु को, समाज को 4 हिस्सों में बांटना पड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और हां के ना। ऐसा है कि नहीं है? अब मनु के विधान को फाड़ के फेंक दो, आग लगा दो। कुछ लोगों ने लगाई भी है, आज भी लगाते हैं। मनु के विधान को फाड़ो, आग लगा दो, फेंक दो, मनु का विधान किसी काम का नहीं। अब लाओ उन लोगों को जिन्होंने संविधान बनाया। अब ये बताओ मुझे, उन लोगों ने भी यही 4 विधान बनाए कि नहीं? बोलो है? समूह का, खा, गा, घा, इन्हीं 4 श्रेणियों में नौकरी विभाजित है कि नहीं? चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कौन होते हैं भाई? अरे बोलो, शूद्र हैं कि नहीं है? चपरासी नौकर हैं कि नहीं है? तृतीय श्रेणी के अधिकारी कौन है? कर्मचारी कौन है? ये क्लर्क आदि हैं कि नहीं है? रुपए धंधे का हिसाब रखते हैं, वही हैं कि नहीं है? सेकंड क्लास ऑफिसर्स, वो अपना धंधा देखते हैं, आईपीएस काम करता है आईएएस के नीचे। और फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स, ये जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, जो पूरा देश चलाते हैं। दुनिया में इस शाश्वत व्यवस्था को कोई बदल ही नहीं सकता है। ये शाश्वत व्यवस्था है भाई, कैसे बदल देगा? संस्कृति उसे कहते हैं जो वेद के आधार पर बनी हो, क्योंकि वेद शाश्वत है, इसलिए उसके अनुसार जो निश्चित आचरण है, उस आचरण से जीवन को जीना, इसी का नाम क्या है? बोलो, संस्कृति है। और हमारी संस्कृति का नाम है वर्णाश्रम संस्कृति। क्या नाम है हमारी संस्कृति का? बोलो, वर्णाश्रम संस्कृति हमारी संस्कृति का नाम है। ये वर्णाश्रम संस्कृति जब तक बनी रहेगी तब तक राष्ट्र बचा रहेगा, मूल्य बचे रहेंगे, नैतिकता बची रहेगी, समाज बचा रहेगा, संसार बचा रहेगा। और जिस दिन ये वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट हो गई, उस दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और इसका आप उदाहरण देख सकते हो। आप विदेश में देखो, यूरोप में देखो, अमेरिका में देखो, कहीं और देखो। अब जैसे अमेरिका, यूरोप आदि है, ये बताओ वहां जिसके साथ विवाह हो गया उसी के साथ अंत तक आदमी रहता है कि बात बदल जाती? कितने दिन बाद? साल 2 साल बाद वो कहते हैं कि अब इसके साथ रहना स्वीकार नहीं है। और क्या होगा भाई? क्या होगा? मुसलमान तो 3 बात कहते हैं, क्या? तलाक, 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 काम खत्म, धंधा खत्म। ये गई, दूसरी आई। और वो जो है वो उनका भी कुछ ऐसा ही है, डिवोर्स विवोर्स वो भी ले लेते हैं, उनका भी खत्म। अच्छा, वो चली गई, फिर एक और आई है। तुम ऐसा सोचना कि वो चला गया, एक और आया अपने अपने हिसाब से सोचना। तो वो चली गई, वो आई, वो चला गया, वो नया आया। और इस तरह वो जीवन भर से बदलते रहते हैं। और जीवन भर बदलते बदलते उन्हें ये नहीं पता चलता कि मेरे पास जो लड़का रह रहा है ये कौन से वाली का है, और वो लड़का उसकी सेवा क्यों करेगा। 15 साल का होते होते लड़का अपना पार्टनर ढूंढ लेता है और घर द्वार छोड़कर वो अपने पार्टनर के साथ रहने लगता है। वहां हस्बैंड वाइफ नहीं, पार्टनर होते हैं आजकल। क्या होते हैं? पार्टनर। और सावधानी से इस बात को समझने का प्रयास करो, दुनिया में परिवार नाम की संस्था लगभग बर्बाद हो चुकी है। अमेरिका में परिवार नाम की संस्था सबसे पहले बर्बाद हुई, दूसरे नंबर पर यूरोप में बर्बाद हुई, और अब पूरी दुनिया में परिवार नाम की संस्था बर्बाद हो रही है। अब विवाह करने का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप समझते हो? कुत्ते कुतियों की तरह रहना। कुछ दिन रहे, उसके बाद कुत्ता बदल दिया, उसके बाद कुतिया बदल दी, और दोनों अलग अलग कुत्ता कुतिया ढूंढ लेते हैं। विवाह की, किसी संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। परिवार नाम की संस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई, क्योंकि हमने उस शाश्वत नियम को छोड़ दिया जिस शाश्वत नियम से समाज संभलता था। भारत में भी परिवार नाम की संस्था पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं दुनिया की सबसे प्राचीन 2 सभ्यताएं, एक भारतवर्ष और दूसरी चीन,
ये दो सभ्यताएं ऐसी हैं जहां आज भी परिवार जिंदा हैं और आज भी परिवार रह रहे हैं। बोलो हैं कि नहीं है? हमारे यहां तो माताओं, तुम बताओ, इधर उधर से सुनी रखा होगा, कितने जन्म का साथ है? अरे बोल पड़ो। हाँ, ये कमाल की बात है, इन्हें अगले जन्म का भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो चिड़े चाहे जितना, जब तक परिवार रहेगा तुम्हारे जीवन में सुख रहेगा, और परिवार नहीं रहा तो सुख नहीं रहेगा। परिवार एक शाश्वत सिद्धांत है। कैसा है बोलो? परिवार एक शाश्वत नित्य सिद्धांत है, सनातन सिद्धांत है। सनातन किसे कहते हैं? नवीनतम, नया, जो सबसे नया उसे क्या कहते हैं? नवीनतम। और प्राचीनतम सबसे पुराना। लेकिन जो प्राचीनतम से भी पुराना हो और नवीनतम से भी नया हो उसे क्या कहते हैं? उसे सनातन कहते हैं। वो शाश्वत है, ये पुराना नहीं पड़ता है। परिवार कभी पुराना नहीं पड़ता है, कभी। और देखो आज लोगों ने जो मूर्खताएं फैलाई हैं उनके कारण बात दूसरी हो, लेकिन ये जो लड़के लड़कियां यहां बैठे हैं ना, जब इन्हें पता चलता है तेरा विवाह होने वाला है तो मन में लड्डू फूटते हैं। वो बाद की बात दूसरी है कि बाद में क्या हालत होने वाली है इसकी, लेकिन अभी से इतनी खुशी होती है। विवाह इतनी खुशी देने वाली चीज होती है कि आदमी को अन्य चीजों से इतनी खुशी कमी होती है जितनी विवाह से होती है। लेकिन आज ये परिवार नाम की संस्था यूरोप में शून्य, अमेरिका में शून्य, और इनके बिना मूछ की दाढ़ियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। इनका क्या है क्या नहीं है, इनके यहां तो कुछ बचा नहीं। अगर कहीं बची है तो खूब बिगाड़ के बाद भी आज कहां बची है बोलो? इसी भारत में बची है। यहां आज भी परिवार जिंदा है, यहां आज भी परिवार काम कर रहे हैं, यहां आज भी परिवार जीवित है। इसका नाम संस्कृति है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, योग्यता के हिसाब से। किस हिसाब से बोलो? योग्यता के हिसाब से। जन्म से कोई नहीं होता, एक भी नहीं होता। जन्मनो जायते शूद्रा संस्कारा द्विजुच्चयते, मनुस्मृति के आधार पर कहते हैं, लेकिन मनुस्मृति में यह कहीं नहीं है वाक्य। पूरी मनुस्मृति में यह वाक्य कहीं नहीं है कि जन्मनो जायते शूद्रा। मैं नहीं मानता, हो सकता है किसी को मुझसे मतभेद हो जाए, लेकिन मैं नहीं मानता कि जन्म से कोई शूद्र होता है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का निर्धारण समावर्तन संस्कार पर होता है। और समावर्तन संस्कार तब होगा जब गुरुकुल से बाहर निकलेगा 25 साल की उम्र में, जन्म पर नहीं होता है। इसलिए चारों वर्ण योग्यता से हैं। चारों वर्ण जन्म से ना ब्राह्मण है ना शूद्र है, चारों योग्यता से हैं। और शूद्र की भी योग्यता होती है। क्या योग्यता? सेवा की। क्या योग्यता होती है बोलो? सेवा की योग्यता होती है। बिना योग्यता के कोई शूद्र, और शूद्र भी धार्मिक होता है। शूद्र कैसा होता है बोलो? देखो, धर्म सब जाने ये जरूरी नहीं है, लेकिन धर्म का पालन तो सब कर सकते हैं। बोलो, संध्या को बहुत व्याख्या के तौर पर लोग जाने ये दूसरी बात है, लेकिन संध्या कर तो सब सकते हैं। कोई सिखा दे तो सब कर सकते हैं। तो वर्ण ये, और 4 होते हैं आश्रम। कौन कौन से आश्रम है बोलो? पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। ये 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ, इसे हमारी संस्कृति कहते हैं। ये हमारी संस्कृति है। अब इस आधार पर देख लेते हैं भारत राष्ट्र है या नहीं है। मैंने 4 घटक बताए। पहला भूमि, दूसरा लोग, तीसरा हक, मालिकाना हक, और चौथा संस्कृति। ये बताओ, भारत के पास जमीन है कि नहीं है? हाँ या ना बोलो? है ना? अच्छा, भूमि पर लोग निवास करते हैं या नहीं करते? करते हैं। लोग निवास करते हैं। कितने? आबादी 110 करोड़। उन्हें छोड़ दो, अभी पहले अपनी बात करेंगे, उनकी बात में करेंगे। 110 करोड़ लोग, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, इतनी जमीन हमारे पास है। जमीन हो गई, लोग हो गए। अब ये बताओ, तुम्हारी जमीन तुम्हारे नाम है कि नहीं है? मकान की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम है, दुकान तुम्हारे नाम है, इसका मतलब तुम्हारे पास इस भूमि का मालिकाना हक भी है। 3 घटक पूरे, देह पूरी हो गई राष्ट्र की। अब आत्मा, ये बताओ, भारत के पास संस्कृति है कि नहीं है? दुनिया में अगर संस्कृति किसी के पास है तो वो किसके पास है? भारत ही के पास है। भारत चाहे टूटी फूटी, गड़बड़ छड़बड़ जैसी भी हो, जो बची खुची है वो संस्कृति केवल भारत के पास बची है। संसार में और कहीं संस्कृति जरा मरासी, मान लो चाइना में, जरा मरासी इसमें श्रीलंका में और नेपाल में, भूटान में थोड़ी सी, ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं वहां, टूटी फूटी चीजें, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कहीं संरक्षण के साथ मिल जाएगी, चाहे वो छोटा सा ही आर्य समाज हो, लेकिन वो उसे संरक्षित करके रख रहा है कि नहीं? बताओ, वानप्रस्थी कहां है?
इसी मंच ने संभाल रखे हैं कि नहीं वानप्रस्थी? वानप्रस्थ कौन लेता है? केवल इस मंच पे बैठे लोग वानप्रस्थ लेते हैं। चुनौती दे के कहता हूं, छाती ठोक के कहता हूं, हिंदू धर्म में शैव शाक्त वैष्णव जितने लोग हैं, किसी के वानप्रस्थी हो तो दिखाओ मुझे। सन्यास तो ले लेते हैं, लेकिन वानप्रस्थ है कोई नहीं लेता। आज भी इस वर्णाश्रम व्यवस्था को अगर दुनिया में, संसार में किसी ने बचा रखा है तो भारत ने। तो बोलो चारों घटक पूरे, तो बोलो भारत क्या है? टुकड़े टुकड़े राज्यों का संघ है कि राष्ट्र है? हाँ, आपके नेताजी आए तो बताना उन्हें कि भैया वो टुकड़े टुकड़े वाली बात गलत है। भारत क्या है? राष्ट्र है। बात समझ में आई? वो कहता है जी पहले रियासतों में बटा हुआ था, तो पहले तो तेरे अब्बू ने बांटा था, हमने तो बांटा नहीं। वो जो 550 रियासतें थी वो तो तेरे अब्बू की बनाई हुई थी, हमारी तो थी नहीं। तो बोला 550 रियासतों से पहले भारत में 16 महाजनपद और उससे ज्यादा गणराज्य थे, तब भी तो बटा हुआ था। और वो गणराज्य और रियासत, वो जो महाजनपद थे वो आपस में लड़ते थे। हाँ भाई हाँ, थे महाजनपद और थे गणराज्य। लेकिन ईमानदारी से मुझे बताओ, ये गणराज्य और महाजनपद जब आपस में रहते थे तो इनके बीच में एक सूत्र था जो इन्हें आपस में बांधता था। आज जैसे 37 राज्य हैं, राज्य केवल प्रबंधन के लिए बनाए गए, संविधान एक सूत्र के तौर पर इन सारे राज्यों को आपस में बांधता है, वैसे ही उस समय ये महाजनपद और गणराज्य प्रबंधन के लिए बनाए गए थे और एक सूत्र था जो इन्हें आपस में बांधता था। और उत्तर आप दोगे, मैं नहीं बोलूंगा। ये बताओ, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो किसके मंत्रों से हुआ? अबे उत्तर दिया करो, चुप मत बैठो। बोलो किसके मंत्रों से हुआ? वेद के मंत्रों से हुआ। और गजब की बात, जब रावण का राज्याभिषेक हुआ तो भी वेद के मंत्रों से हुआ। जब कंस का राज्याभिषेक हुआ तो वेद के मंत्रों से, और जब बलराम जी का राज्याभिषेक हुआ तो वेद के मंत्रों से हुआ। बंधुओं, इस देश में कितने ही शत्रु रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने अपने पीनल कोड, अपनी अपनी दंड संहिताएं, अपने अपने संविधान, अपनी अपनी दंड और आचार संहिताएं वेद ही के आधार पर बनाई। चाहे वो पुष्यमित्र शुंग रहा हो और चाहे वो चंद्रगुप्त रहा हो, आपस में युद्ध करते रहे, लेकिन दोनों ये तय करते रहे कि मेरी दंड संहिता वेद के आधार पर है या नहीं है, विचलन है या नहीं है। ये जो कुंभ है ना, ये कुंभ कुछ और नहीं था। ये कुंभ इसी चीज को दुरुस्त करने का टाइम था कि हम ये विचार करें कि जिन नियमों के आधार पर हम चल रहे हैं वो नियम वेदानुकूल हैं भी या नहीं।